हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करूंगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है टेलीकॉम कंपनी से रिलेटेड, जो एजीआर शुल्क था उससे संबंधित, और उसके अंदर हम जो भी बातें आपके साथ करेंगे तो वो मैं पहले आपको बता दूं कि हम क्या बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपके साथ बात करूंगा कि एजीआर शुल्क क्या है, और इसके अलावा लाइसेंसिंग एग्रीमेंट के अनुसार जो है गवर्नमेंट क्यों इनसे जो है एक्स्ट्रा डिमांड कर रही थी। अब वोडाफोन आइडिया की नेट लायबिलिटीज़ किस तरीके की हैं, भारतीय एयरटेल की नेट लायबिलिटीज़ कितनी हैं, उनकी बैलेंस शीट पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, किसके लिए पॉजिटिव है किसके लिए नेगेटिव है। इसके अलावा जो है ये डिसीजन को जो है डिफरेंट पहलुओं से समझते हैं कि पेमेंट किस प्रकार से होगी। इसके अलावा जो है मार्केट का जो रिएक्शन उनके शेयर प्राइस पर किस तरीके का पड़ा, इसकी बात करेंगे। और इसके अलावा जो कैश फ्लोज हैं इनके और रीशेड्यूलिंग ऑफ जो लोन्स हैं वो किस तरीके से होंगी इनकी, और बैंकों के ऊपर इसका क्या असर पड़ सकता है वो भी मैं आपके साथ बात करूंगा। इसके अलावा जो फाइनेंशियल जो इन कंपनीज के हैं वो किस तरीके के हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ये सारी बातें जो हैं हम इस एनालिसिस के अंदर आपके साथ करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको सारी बातें सिलसिलेवार तरीके से आपके साथ शेयर करता हूँ। तो देखिएगा सबसे पहली बात क्या है कि एजीआर शुल्क क्या थे। देखिएगा एजीआर शुल्क का मतलब है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। देखिएगा गवर्नमेंट ने इन टेलीकॉम कंपनीज के साथ एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट किया हुआ था, और उस लाइसेंसिंग एग्रीमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट को जो है रेवेन्यूज़ के अंदर से जो है एक हिस्सा एज ए लाइसेंस फीस के रूप में इनको रिसीव करना था, जो कि इन कंपनीज ने पेमेंट करने से मना कर दिया, और ये कहा कि जो एग्रीमेंट के हिसाब से जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन से ये मैच नहीं खाती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, जो इस तरीके की कंपनीज के साथ डील करता है, तो जिसके पास लाइसेंसिंग अथॉरिटी भी है, तो उसने जो है गुहार लगाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये पहले लोअर कोर्ट से जो है चलता हुआ मामला है और अंत में जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। तो देखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सबसे पहले जो एक्सपेंडेड डेफिनेशन थी एजीआर की, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने समझाई सुप्रीम कोर्ट को, वो सुप्रीम कोर्ट की समझ में आ गई, और सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि हाँ, इन टेलीकॉम कंपनीज ने जो पैसा है सरकार का वो नहीं दिया है, और उन्होंने जो है इनके ऊपर एक अच्छी खासी जो है एजीआर की जो ड्यूटीज थी वो इनके ऊपर, इन कंपनी के ऊपर लाद दी। अब उसके बाद इन्होंने जो है रिव्यू पिटिशंस लगाई, और इसके अंदर जो पहले वर्डिक्ट आया था उसके हिसाब से इन्होंने कुछ पेमेंट कर भी दी थी। अब यहाँ पर ये लाइसेंसिंग एग्रीमेंट क्या चीज़ होती है। तो लाइसेंसिंग एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है, जब इन टेलीकॉम कंपनीज को ये लाइसेंस दिए गए थे टेलीकॉम जो है ऑपरेट करने के, उससे संबंधित जो एग्रीमेंट था उसको आप एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट कहते हैं। अब बात ये आती है कि वोडाफोन आइडिया की क्या नेट लायबिलिटीज होगी, क्या बैलेंस शीट पर इंपैक्ट होंगे, ये अब सब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बात करता हूँ। तो देखिएगा जो ड्यूटीज़ यहाँ पर फिक्स हुई थी एजीआर की, उसके लिए ये कंपनियाँ स्पेशली जो है भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया 20 साल का जो है समय मांग रही थी, और बाद में इन्होंने कहा था कि 15 ईयर्स भी जो है हमें चल जाएगा, और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन भी जो है 15 ईयर्स के लिए बोल रहा था कि 15 ईयर्स का टाइम सुप्रीम कोर्ट दे दे तो ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए 10 साल का जो समय है वो दे दिया है। और यहाँ पर सबसे खास बात ये है कि अभी इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो है कंपनियों को एक लायबिलिटी अब फिक्स हो गई है जो उनको पे करनी पड़ेगी। अब ये जो लायबिलिटी है ये कब पे करनी है, हर साल फरवरी की 7 तारीख जो है उसकी डेट रखी गई है। ये सभी कंपनी के लिए जो है एक तरीके से सुकून है कि अगर मंथली पेमेंट्स होती तो इन कंपनीज पर थोड़ा भारी पड़ता, लेकिन देखिएगा एनुअल पेमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया कि देखिएगा जो आप डिमांड कर रहे थे कि इसको दोबारा से कैलकुलेट करिए, रीवैल्यू करिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई रीवैल्यू नहीं होगी, और हमारे पास इतना फालतू का समय नहीं है तुम रोज आके यहाँ पे कानूनी अड़चने जो है पैदा करते रहो। तो कंपनियों को जो है सीधा सीधा बोल दिया है कि कोई रिवैल्यूएशंस नहीं होगी, जो पहले हमने एजीआर की जो ड्यूज निकाले थे वही ड्यूज आपको पे करने पड़ेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच के अंदर जो 3 जजेस जो शामिल थे, ऑनरेबल जजेस, उनमें अरुण मिश्रा जी थे, से अब्दुल नजीर जी और एम आर शाह। तो ये 3 जो हैं जस्टिस जो थे जिन्होंने इस बेंच के माध्यम से जो है ये पूरा फैसला सुनाया।
और काफ़ी जद्दोजहद के बाद जो है यहाँ पर ये जो फैसला आ पाया। अब इसमें देखिएगा जो 15 साल से का समय मांग रहे थे वो तो नहीं मिला, लेकिन 10 साल का समय अब दोनों कंपनीज के एंगल से बात करते हैं। देखिएगा भारतीय एयरटेल की जो लायबिलिटी असेस हुई थी, जो भी उनको पे करनी थी 13,004 करोड़ थी, जिसमें से 5,000 करोड़ वो पे कर चुके हैं। हालांकि उनकी जो टोटल ड्यूज़ हैं वो 43,780 करोड़ के हैं। उधर वोडाफोन आइडिया की जो ड्यूज़ हैं वो 58,000 करोड़ के हैं और उसने अभी कोई पेमेंट जो है नहीं की है। एक इनिशियली जो अपफ्रंट पेमेंट थी वो की है। अब देखिएगा यहाँ पर अब आइडिया के लिए थोड़ी सी जो है समस्या जो है ज़्यादा बढ़ी है, वो अब मैं अभी वीडियो के अगले हिस्से में आपके साथ बात करूंगा। रिलायंस जियो को भी जो है इससे रिलेटेड टैक्सेस देने थे और वो जो AGR शुल्क थे वो पहले ही जो है पे कर चुकी है। लेकिन यहाँ पे एक मुद्दा और भी था, वो मुद्दा था कि जो कंपनियां बंद हो गई हैं टेलीकॉम कंपनी, और उनके जो स्पेक्ट्रम थे वो कौन सी कंपनियां यूज़ कर रही हैं, तो उनके ऊपर भी जो है ड्यूटीज़ लगाने से जो है सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या स्पेक्ट्रम सेल हो सकता है, क्या स्पेक्ट्रम इंटेंजिबल असेट्स है, क्या जो कंपनियां लिक्विडेशन में चली गई हैं, जो बंद होने के लिए गई हुई हैं, जो NCLT में हैं, उनकी जो स्पेक्ट्रम है उनको सेल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये फैसला जो है NCLT करेगा। अगर वहाँ पर वो असेट्स की डेफिनेशन में मीट आउट होती हैं तो आप देखिएगा फिर उनके ऊपर भी जो है AGR शुल्क जो डिसाइड होगा या नहीं होगा, ये आगे ड्यू कोर्स के अंदर पता चलेगा। तो ये सारा मामला जो है NCLT के पास जो है अब पहुंच गया है कि वो असेट्स की डेफिनेशन में आता है या नहीं आता है स्पेक्ट्रम। अगर वो आता होगा तो फिर देखिएगा AGR शुल्क भी जो है वसूल किए जाएंगे, तो भारती के ऊपर एक एक्स्ट्रा लायबिलिटी आएगी। और इसके अलावा जो है रिलायंस जियो, जिसने रिलायंस कम्युनिकेशन का नेटवर्क यूज़ किया है, तो उसके ऊपर भी एक एक्स्ट्रा लायबिलिटी आ सकती है। अब देखिएगा यहाँ पर भारतीय एयरटेल के शेयर प्राइस पर क्या इंपैक्ट पड़ा। देखिएगा भारतीय एयरटेल के जो शेयर प्राइस के अंदर अच्छी तेजी जो है आज देखने के लिए मिली। अगर आप सुबह के लोअर लेवल के आसपास देखें तो आज का जो लो था वो 514 था। अगर 514 रुपये से अगर आप देखें तो आज जो है 549 तक की जो है इसने प्राइस के ऊपर जो क्लोजिंग दी। हालांकि 555 रुपये तक के भी जो इसने हाई आज टच किया, तो करीबन 7% की तेजी के साथ ये बंद हुआ। अब इसका बंद होने का मुख्य कारण ये था क्योंकि ये कंपनी थोड़ी कंफर्टेबल है इस शुल्क को चुकाने के लिए। हालांकि एक फाइनेंशियल बर्डन है, ये कोई खुशी की बात नहीं है इस कंपनी की, लेकिन कंपेरेटिवली जो है लोग आइडिया के साथ इसको कंपेयर कर रहे थे। तो यहाँ पर और इससे शेयर्स के अंदर जो है करेक्शन पिछले अगर 15-20 दिनों में देखोगे तो 580-590 रुपये के आसपास ट्रेड करता करता ये नीचे आ गया था। तो इस जो है जजमेंट से जो है इस कंपनी के शेयर प्राइस को और इस कंपनी को जो है राहत मिलती हुई नजर आई। अब देखिएगा यहाँ पर एक और जो दूसरा मुद्दा था जो मैंने भी आपको स्पेक्ट्रम से रिलेटेड बात बताई, तो उसमें देखिएगा अगर कभी जज होएगा और उसमें जजमेंट अगर असेट्स की आ गई तो देखिएगा भारतीय एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जो लायबिलिटी है वो आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी। और वो लायबिलिटीज़ है 14,000 करोड़ जो है आप भारतीय एयरटेल की, और 1300 करोड़ रुपए जो है वीडियोकॉन से और एयरसेल से लेने की वजह से भारतीय एयरटेल की होगी, यानी कि 14,000 करोड़ और 1300 करोड़, तो करीबन 15,300 करोड़ की लायबिलिटी होगी। और इसी तरीके से रिलायंस इंडस्ट्री या रिलायंस जियो के ऊपर जो लायबिलिटी है रिलायंस कम्युनिकेशन की वजह से 31,000 करोड़ की होगी। तो ये डिपेंड करेगा कि आगे चल के कि किस तरीके के जो है NCLT में फैसले आते हैं। तो इसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है कोई भी फैसला देने से मना कर दिया और NCLT को बोला कि वो किस तरीके से इसको मैनेज करेगी। अब देखिएगा जो लायबिलिटी आई है उसके हिसाब से कुल टोटल पेमेंट किस तरीके से ये कर पाएंगे। तो देखिएगा जो टोटल पेमेंट है, अगर हम उसको ये अज्यूम करते हैं कि कोई भी इंटरेस्ट जो है नहीं है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि भारतीय एयरटेल और वोडाफोन जो है उनकी जो लायबिलिटीज़ आएगी, हम ये अज्यूम करते हैं कि जीरो इंटरेस्ट पेमेंट है, तो ये जो लायबिलिटी आएगी ये आएगी भारतीय के लिए करीबन 2600 करोड़ रुपए जो है साल की, और 5,000 करोड़ रुपए जो है वोडाफोन आइडिया के लिए। लेकिन अगर हम ये अज्यूम करें कि अगर 8% का इंटरेस्ट होगा तो 3900 करोड़ की जो लायबिलिटी है वो भारतीय एयरटेल के लिए, और 7,500 करोड़ की जो लायबिलिटीज है वो वोडाफोन के लिए नजर आएगी। अब देखिएगा इन कंपनीज के जो बैलेंस शीट्स के अंदर अगर कैश फ्लो की पोजीशंस की बात करें तो देखिएगा आइडिया के पास तो फ्री कैश फ्लोज नहीं है या ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज इतने नहीं है कि लायबिलिटीज को जो है पे कर पाए इजीली, क्योंकि 5,000 करोड़ की भी जो लायबिलिटीज काफ़ी है। तो आइडिया किस तरीके से इस समस्या से जूझेगा या आइडिया के शेयर में किस तरीके से जो है हमें रिएक्ट करना चाहिए, वो मैं आपको एक दूसरी वीडियो के अंदर जो है शेयर करूंगा। तो अभी यहाँ पर आप देखिएगा
तो वोडाफोन आइडिया का जो शेयर है हालांकि एक बार तो सर्किट पे लग गया था आज ये, लेकिन वहां से जो है रिकवर करा और 13.73% की जो है गिरावट के साथ जो है बंद हुआ। तो देखिएगा आज इसकी जो रेंज थी वो 7 रुपीज़ 65 पैसा और 10 रुपीज़ 95 पैसा रही। इसके बारे में डिटेल एनालिसिस जो है मैं दूसरी वीडियो के अंदर करूंगा, हालांकि इसका एनालिसिस अभी काफ़ी हद तक जो है मैं इस वीडियो के अंदर भी करने वाला हूँ आपके साथ। अब देखिएगा ये है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो आपके सामने आ रही है, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है आपको आइडिया की। अब आइडिया की जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, तो ये देखिएगा रेवेन्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं इनके भी। 44,958 करोड़ के जो है रेवेन्यूज़ इन्होंने मार्च 20 के अंदर जो है पूरे साल भर के दौरान जो है रिपोर्ट किए थे, और करीबन ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 14,000 करोड़ रुपीज़ का, और ऑपरेटिंग मार्जिन्स थे 33% के। और यहाँ पर हालांकि देखिएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स था इनको 61,797 का, और ये जो लॉस इन्होंने रिपोर्ट किए थे इसके अंदर इन्होंने जो प्रोविजंस थे वो बना लिए थे, और शेयर्स की जो बुक वैल्यू है वो देखिएगा माइनस में चली गई है। तो इस शेयर्स की कोई भी बुक वैल्यू अब जो है नहीं है, तो शेयर जो है माइनस बुक वैल्यू के अंदर है। अगर हम इसकी शेयर कैपिटल की बात करें तो देखिएगा शेयर कैपिटल जो इस कंपनी के पास है वो शेयर कैपिटल है 28,735। तो ये जो शेयर कैपिटल है वोडाफोन आइडिया के मर्जर होने की वजह से हुई है। रिजर्व्स इसके पास 22,756 हैं, और ये मार्च 20 की बैलेंस शीट अगर इसको देखें तो भी अभी आपको के पास केवल 6,000 करोड़ के, और उसके बाद जो इस क्वार्टर के लॉस आएंगे तो ये जो बुक वैल्यू है नेगेटिव में आपको जाती हुई नजर आएगी। और ये देखिएगा 96,313 यानी कि 96,313 करोड़ के जो है लोन्स हैं इनके पास आज की डेट में। भारती एयरटेल की बात नहीं कर रहा मैं, वोडाफोन आइडिया की बात कर रहा हूँ। और ये लोन्स को अगर आप सर्विस करते हैं तो आप इनकी इंटरेस्ट की पेमेंट देखिएगा कितनी देते हैं ये। अगर इनकी इंटरेस्ट की पेमेंट देखिएगा तो इनकी इंटरेस्ट की पेमेंट में ही जो है पैसा खर्च हो जाता है। तो देखिएगा इसकी इंटरेस्ट की पेमेंट कितनी है, इंटरेस्ट की पेमेंट ही देखिएगा 15,000 करोड़ रुपए की है इनकी। तो 15,000 करोड़ का इंटरेस्ट देना 44,000 करोड़ के रेवेन्यूज़ के सामने, और अब 5,000 करोड़ की हर बार पेनल्टी देना, तो देखिएगा क्या कैश फ्लो अलाउ करेंगे इनके या नहीं करेंगे। तो वो देखिएगा कैश फ्लो की बात करें तो केवल 7,000 करोड़ के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। तो अगर ये किसी भी तरीके से इसको मैनेज कर पाए तो देखिएगा फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए इनके पास पैसा नहीं बचेगा, और जो लोन इन्होंने लिए हुए हैं उसको कैसे रीपे करेंगे। तो एक देखिएगा क्वेश्चन मार्क जो है आइडिया के ऊपर जो है लगा हुआ है, लेकिन मैं देखिएगा दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि मैनेजमेंट किस तरीके के एक्शंस जो है इसमें ले सकती है। अब देखिएगा शेयर होल्डिंग जो है वोडाफोन आइडिया के अंदर प्रमोटर के पास 72%, तो मेजॉरिटी जो है वो शेयर होल्डिंग जो है प्रमोटर के पास ही है, क्योंकि वोडाफोन और आइडिया का मर्जर होने के बाद दोनों के पास जो ओनरशिप है। लेकिन देखिएगा ऐसे ही शेयर्स के अंदर पब्लिक की होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ती रहती है। जब शेयर नीचे गिरता है तो देखिएगा प्रमोटर्स की जो होल्डिंग के बाद अगर हाईएस्ट होल्डिंग है तो आप देखिएगा किसके पास है, पब्लिक के पास है। तो पब्लिक सबसे ज़्यादा बड़ी होल्डर है प्रमोटर के बाद। और देखिएगा जब ये शेयर अच्छा चलता था तब ये शेयर के अंदर होल्डिंग पब्लिक के पास नहीं थी ज़्यादा, बल्कि किसके पास थी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास। देखिएगा अगर 2017 की बात करें तो 26% होती थी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास, अब जो कि 7% है। इसी तरीके से जो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो थे वो 8 से 10% के बीच में होल्ड करते थे, वो अब देखिएगा 3.63। तो मेजोरिटी जो अब शेयर्स हैं वो तो प्रमोटर के पास है, लेकिन उसके बाद आप देखिएगा पब्लिक के पास होल्डिंग धीरे धीरे करके बढ़ती रही है। अब देखिएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है भारती। अब भारती का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आप देखेंगे तो वो भी यहाँ तक, अगर आप मार्च 18 तक की अगर हम बात करें तो देखिएगा वो प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही थी, कंसोलिडेटेड बेसिस पे प्रॉफिट आ रहे थे। 9 में 8,500, मार्च में 10,000, 11 में 7,700, 12 मार्च के अंदर 6,518 करोड़, 13 में 4,700, 14 में 7,800, मार्च 15 के अंदर 10,500, मार्च 16 में 12,846। और ये समय था जब रिलायंस जियो ने पैर अपने जमी पर रखे थे, और जमी पर पैर रखते के साथ देखिएगा प्रॉफिट हुआ 7,700 करोड़, उसके बाद 3,267 करोड़, 19 मार्च के अंदर लॉस में आ गई, और मार्च 20 में तो क्योंकि प्रोविजंस थे 37,000 करोड़ के, तो 37,000 के प्रोविजंस और उसको भी हटा दे तो 5,000 करोड़ का लॉस। अब ये लॉस में आ गई थी भारती एयरटेल भी, और रीज़न ये था कि जो पीछे के प्रॉफिट्स थे अब वो यहाँ पे ख़त्म होने शुरू हुए, और यहाँ पर अब देखिएगा AGR की जो ड्यूटी है वो भी इनके लिए कोई पॉजिटिव नहीं है, इनके लिए भी नेगेटिव है। और जिन वैल्यूशंस पर ये शेयर चल रहा है, तो अभी देखिएगा आने वाला जो समय है
क्योंकि अगर ये रिकवरी अपने जो है टेलीकॉम प्लेयर्स अब ज़्यादा कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास अपना एक तो AGR शुल्क देना है और दूसरी बात क्या है कि अब जो प्लेयर्स हैं, अगर हम सीधी सीधी बात करें तो 3 प्लेयर्स हैं और 3 में से भी जो 2 प्लेयर्स हैं वो मेजर हैं, भारती एयरटेल और रिलायंस। तो अब देखिएगा ये किस तरीके से प्राइस सेट करते हैं। तो अगर ये प्राइस बढ़ा पाते हैं नेटवर्क के, तो आप देखिएगा एक बहुत बड़ा ही अपॉर्चुनिटी जो है इन कंपनीज़ के पास हो सकती है। लेकिन देखिएगा यहाँ पर एक दूसरी बात भी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि अगर रिलायंस की बात करें, रिलायंस जियो की बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि वो डेटा के जो प्राइस हैं वो बढ़ाएंगे, क्योंकि उनका जो सारा बिजनेस है वो डेटा के ऊपर चलने वाला है आगे। और जो अपना वो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो तैयार कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़, अगर वो यहाँ पर डेटा की अगर कीमत बढ़ाएगा तो मुझे लगता है कि जो है उस पर एक एडवर्स इम्पैक्ट जो है पड़ेगा पूरे बिजनेस के अंदर। और इसके अलावा भी जो फेसबुक ने जो एंट्री ली है रिलायंस जियो के अंदर, तो वो भी नहीं चाहेंगे कि देखिएगा डेटा के प्राइस बढ़े, क्योंकि जो रिलायंस के साथ साथ जो फेसबुक का बिजनेस है वो भी जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना ज़्यादा जो है उनका यूज़ होगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो व्हाट्सएप है वो भी जो है डेटाबेस जो बिजनेस है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो फेसबुक है या रिलायंस है वो शायद डेटा के प्राइस जो है ज़्यादा बढ़ने ना दें। अगर ऐसा नहीं होता है तो भारतीय एयरटेल के लिए देखिए चैलेंज जो है अभी भी जो है बने रहेंगे। लेकिन देखिएगा फिर भी जो है काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशंस के अंदर भारतीय एयरटेल है एज़ कम्पेयर टू आइडिया। और आप बैलेंस शीट की बात करें तो देखिएगा इनकी बैलेंस शीट भी ऐसा नहीं है कि बहुत साफ क्लीन बैलेंस शीट है। अगर मार्केट के अंदर अगर हम इनकी वैल्यू देखें और बैलेंस शीट में वैल्यू देखें तो देखिएगा बैलेंस शीट में जो मार्केट के अंदर जो इनकी वैल्यू है उसके मुकाबले में शेयर आज भी 4 गुना कीमत पर मिल रहा है। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो करीबन 3.25 लाख करोड़ की मार्केट कैप थी कल तक, और आज करीबन 3 लाख के आसपास जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो करीबन 4 टाइम्स जो है शेयर का प्राइस है बाजार में बैलेंस शीट कीमत के मुकाबले में। और वहीं पर अगर हम बात करें तो 1,48,000 करोड़ की जो है लोन्स इनके पास भी हैं। तो 1,48,000 करोड़ का जो डेट है बैलेंस शीट में वो छोटा डेट नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा अगर ये अपनी जो भी इनके पास जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है जो बढ़ रही है और उसको अगर ये रेवेन्यू में जनरेट नहीं कर पाए और रेवेन्यू में कन्वर्ट नहीं कर पाए तो चैलेंजेस देखिएगा भारतीय एयरटेल के लिए भी होने वाले हैं। और जहाँ पर कैश फ्लो की बात हमें करनी चाहिए कि जो कैश फ्लो ये 18,000 करोड़ का जो है इन्होंने कैश फ्लो जनरेट करना है। तो ये जो 18,000 का कैश फ्लो जनरेट करेंगे तो उसमें जो इनकी इन्वेस्टमेंट है जो 5G नेटवर्क के लिए भी चाहिए तो वो उसमें जो है असर पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। और दूसरी बात ये भी है क्योंकि इनकी जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट है तो वहाँ पर जो फाइनेंसिंग के लिए भी जो है इनको पेमेंट करनी पड़ेगी। और यहाँ पर पिछले साल तो क्या है कि इन्होंने शेयर्स जो है इशू किए थे और कुछ जो है बोरोइंग्स की थी, तो उसकी वजह से आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में देखिएगा पैसा आपको आता हुआ मिल रहा है कि हर बार ये जो पैसा उधार ले रहे हैं या शेयर इशू कर रहे हैं। तो अब देखिएगा ये जो ऑब्लिगेशंस है वो इस कंपनी के लिए भी जो है कम नहीं है। तो सारा मामला देखिएगा फ्यूचर में ये मानते हुए चल रहा है कि भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो के अंदर कोई बहुत बड़ा जो है कंपटीशन नहीं होगा और दोनों अपने बिजनेसेस को अच्छे तरीके से रन करेंगे। और यहाँ पर आइडिया के लिए शायद अब जो है एक्सपेंशन करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो वो किस तरीके से इसको डील करेगा वो मैं आपको दूसरी वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। आपको ये भी बताना चाहूँगी प्रमोटर की होल्डिंग अगर यहाँ पर देखें तो भारतीय एयरटेल के अंदर 56% की जो है होल्डिंग है और यहाँ पर रिटेल का जो पार्टिसिपेशन है वो 5% के अराउंड है। यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, 20% है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की भी होल्डिंग 18% है। तो इसलिए आप देखिएगा कि लॉस में आने के बाद भी जो शेयर्स है ऊपर के प्राइस जो हैं उन्हीं के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है। और इसके अलावा जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं उनको लगता है क्योंकि ये 2 कंपनियां ही रह जाएंगी तो यहाँ पे ये 2 ऑपरेटर्स होने की वजह से जो है ये प्राइस अच्छा रिकवर कर पाएंगे, और इसीलिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस शेयर्स के साथ बने हुए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने आपको बैलेंस शीट का और ये बाकी सारे एनालिसिस भी आपके साथ किया और यहाँ पर पूरे वर्डिक्ट के साथ जो है मैंने इसको कोरिलेट करने की कोशिश की। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स से बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।